हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, आईटीआर फाइलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जब भी हम अपनी आईटीआर को फाइल करने बैठते हैं तो हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन जरूर आता है कि हमारी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा आईटीआर फॉर्म ठीक रहेगा, कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करें जिससे हमारा आईटीआर डिफेक्टिव भी ना हो और फ्यूचर में हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस भी ना आए। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सारे आईटीआर फॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत रेलिवेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आप डेफिनेटली कभी भी अपनी आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईटीआर फॉर्म्स होते हैं आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये वाले जो आईटीआर फॉर्म्स होते हैं सबसे ज्यादा फाइल किए जाते हैं। किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? ये एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पर। बाकी की जो 3 आईटीआर होते हैं, आईटीआर 5, 6 एंड 7, ये बहुत स्पेसिफिक आईटीआर होते हैं, मतलब कुछ लोगों पर ये एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आईटीआर 6 है तो ये एप्लीकेबल होता है कंपनीज के लिए। ठीक है, तो कोई कंपनी है जैसे कि पब्लिक लिमिटेड हुई, प्राइवेट लिमिटेड हुई, 1 पर्सन, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, हर तरीके की कंपनी के ऊपर आईटीआर 6 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। आईटीआर 5 फॉर्म किस पर एप्लीकेबल होता है? तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी के अलावा जो पर्सन होते हैं उन पर ये फॉर्म एप्लीकेबल होता है। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म हुई, एलएलपी हुई, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, इस तरह के जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन पर ये फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद में आईटीआर 7 फॉर्म होता है। ये किस पर एप्लीकेबल होता है? तो आईटीआर 7 फॉर्म एप्लीकेबल होता है उन एंटिटीज पर जिनकी इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हुई, कॉलेज हुए, इंस्टीट्यूट हुए, ट्रस्ट है, ओके, एनजीओ है। तो इन पर ये आईटीआर 7 फॉर्म एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है। हमारे पास टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। हमारी इनकम इन हेड्स के अंदर आती है। जैसे कि अगर आप सैलरी या पेंशन से इनकम को अर्न करते हैं तो वो इस हेड के अंदर आएगी। अगर आपके पास कोई घर है, कोई दुकान है, ठीक है, जिसका रेंट आपको मिलता है तो वो इस हेड के अंदर आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, फ्रीलांसिंग की इनकम आपके पास आती है तो वो आपके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम के अंदर आएगी, इस हेड के अंदर आएगी। ओके, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं या प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, फिर इनको सेल कर देते हैं, तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम आ जाती है। ठीक है, तो वो इस हेड में आ जाती है। अब जो इनकम इन किसी हेड में नहीं आती वो आ जाती है अदर सोर्सेज की इनकम। जैसे कि अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सेविंग बैंक का हो, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो, डिविडेंड इनकम अगर आपको होती है, या फिर ये जो इनकम होती है स्पेसिफिक, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, ऑनलाइन गेमिंग जो आजकल बहुत ज्यादा यूज में आता है, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम अगर होती है, क्रिप्टो की, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सेल करने की इनकम होती है, तो वो अदर सोर्सेज की इनकम में आ जाती है। तो इस तरह से हमें अपनी इनकम जो होती है वो स्पेसिफिक हेड में शो करनी होती है। क्लियर? अब जो हमारे मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। कौन से? या तो हमको सैलरी से इनकम मिल रही हो, राइट, हम कहीं जॉब कर रहे हो, सैलरी से इनकम मिल रही हो, या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन में हो, होती है वो साइड की होती है, जैसे रेंट से मिल गई, या फिर प्रॉपर्टी को सेल करने पर, या शेयर्स को सेल करने पर, या फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गई, ये साइड की इनकम होती है। मेन सोर्स हमारा क्या हो सकता है? या तो हमें सैलरी मिल रही हो या फिर हम बिजनेस और प्रोफेशन में हो। अब इस अकॉर्डिंग हम अपने आईटीआर को 2 ग्रुप बना सकते हैं। हम अपने आईटीआर के कौन कौन से? एक तो आईटीआर 1 एंड 2, 1 या 2, दूसरा आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4। ओके, 2 तरीके के फॉर्म, 2 कैटेगरी के फॉर्म हमारे पास हो सकते हैं। अब अगर आप सैलरी की इनकम अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपके ऊपर हमेशा हमेशा या तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा या आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। किस पर एप्लीकेबल होता है? अगर आप सैलरी से इनकम को अर्न कर रहे हो। अगर आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो
तो आपके पास अगर बिजनेस की इनकम होती है या प्रोफेशन की इनकम होती है तो आपके ऊपर हमेशा ITR 3 या ITR 4 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। क्लियर। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ना तो हम अभी जॉब करते हैं, ना तो हमें सैलरी मिलती है, ना ही हमारा कोई बिजनेस है या प्रोफेशन में है, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, तो वो कहते हैं कि ना तो हमारी अभी सैलरी है, ना कोई बिजनेस और प्रोफेशन है, हम तो क्या ऑनलाइन गेमिंग से इनकम को अर्न कर रहे हैं, या हमें तो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट मिल रही है। अब हमारे ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा? तो इस केस में आपके ऊपर ITR 1 या 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। कब एप्लीकेबल? ना ही सैलरी की इनकम है, ना ही बिजनेस और प्रोफेशन की। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम जॉब तो कर रहे हैं, हमें सैलरी से इनकम मिल रही है, लेकिन हमारे इसके साथ साथ हम कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, अपना बिजनेस से इनकम मिलती है हमको, या फिर हमारा फैमिली बिजनेस है, वहां से हम इनकम को अर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास सैलरी की इनकम तो है ही, प्लस हम बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम अर्न करते हैं। अब हमारे ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा? तो आपको क्या देखना है, अगर आपके पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो आपके ऊपर ITR 3 या ITR 4 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर हम क्रक्स की बात करें तो क्रक्स क्या निकल कर आया कि आपको क्या देखना है कि आपके पास अगर बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो आपके ऊपर हमेशा हमेशा ITR 3 या 4 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, उसके अलावा किसी भी टाइप की इनकम है, तो आपके ऊपर हमेशा या तो ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होगा या ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में ये जो ITR 1 फॉर्म होता है इसको बोला जाता है सहज। 4 फॉर्म होता है इसको हम सुगम भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का ही मतलब होता है सिंपल। सिंपल मतलब ये ITR फॉर्म्स जो होते हैं वो सिंपल ITR फॉर्म होते हैं। ये फॉर्म उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो सिंपल पर्सन है, मतलब ज्यादा सोर्सेज से इनकम नहीं है, 2-3 सोर्सेज से इनकम को अर्न करते हैं, ज्यादा डिटेल उनको नहीं देनी, ज्यादा डिटेल नहीं देनी, मतलब ज्यादा डिटेल फॉर्म फाइल नहीं करना, सिंपल सा फॉर्म अपना फाइल कर दो। ठीक है, तो ये ITR 1 या ITR 4 बिजनेस वालों के लिए ITR 4, और बाकी के जो पर्सन है बिजनेस से इनकम नहीं है, प्रोफेशन से नहीं है, तो ITR 1 हो गया। ठीक है, अब अगर आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, मतलब अलग अलग सोर्सेज से इनकम को अर्न करते हैं, हाथ पैर ज्यादा फैलाते हैं, अपने ज्यादा इनकम अर्न करते हैं, तो उस वाले केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो जाओगे, आपको डिटेल्स ज्यादा देनी होगी अपनी इनकम की, तो इसलिए आपके लिए ITR फॉर्म थोड़ा डिटेल ITR फॉर्म हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म में एलिजिबल नहीं होते, इस फॉर्म से आउट हो जाती हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, और अगर आप बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, इस फॉर्म से आउट हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े डिटेल्ड पर्सन हो जाते हैं, ज्यादा इनकम है, ज्यादा सोर्सेस से इनकम है, तो फिर आपके ऊपर ये वाला फॉर्म ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। उनके ऊपर ITR 1 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? ठीक है, ITR 1 सहज कौन फाइल कर सकता है? तो हु कैन फाइल, इसमें कौन? कोई भी एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल। किस पर एप्लीकेबल होता है ये फॉर्म? रेसिडेंट होना चाहिए सबसे पहले तो ये पर्सन, नॉन रेसिडेंट है तो आपके ऊपर ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, केवल इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, आप HUF है तो आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। कौन फाइल कर सकता है? कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल। किससे इनकम हो सकती है? सैलरी या पेंशन की इनकम हो सकती है। ठीक है, दूसरा, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, लेकिन केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से आप इनकम को अर्न कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर ये फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। पीजीवीपी अगर पीजीवीपी वाले हैं, बिजनेस और प्रोफेशनल वाले हैं, तो ITR 1, 2 तो देखना ही मत, 3 और 4 की तरफ जाना। ठीक है, तो पीजीवीपी जो हेड है उसकी इनकम तो आएगी ही नहीं। फिर उसके बाद में आती है कैपिटल गेन की इनकम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसी साल असेसमेंट ईयर 25-26 से यूटिलिटीज को चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? कैपिटल गेन की इनकम के लिए। पहले क्या होता था कि कैपिटल गेन की आपके पास इनकम होती थी 1 रुपए की भी, तो आप इस फॉर्म से आउट हो जाते थे, आपको डिटेल्ड फॉर्म फाइल करना होता था। ओके, इस साल से क्या हुआ? यूटिलिटीज में चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? देखिए, जो हमारी कैपिटल गेन की इनकम होती है किस तरह की हो सकती है कि आपके पास किसी कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं। ओके,
आप उनको क्या करते हो, सेल करते हो। सेल करने पर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को पे करते हो, तो आपको क्या हो जाता है, आपके ऊपर कैपिटल गेन अराइज हो जाता है, कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। ये कैपिटल गेन दो तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन सा, ये सेक्शन है 111 ए वाला और ये सेक्शन है 112 ए का। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो फ्लैट 20% के रेट से टैक्सेबल होता है, और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ये वाला, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ये 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, और उसके ऊपर जो अमाउंट है तो उस पर 12.5% की रेट से टैक्स लगता है। कितना, 1,25,000 से ऊपर के अमाउंट पर 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। तो इस केस में क्या होता था, अगर आपके पास ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता था ना, मान लो 1,00,000 रुपए का भी है, तो आपको ITR 2 फॉर्म की तरफ जाना पड़ता था, आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाते थे। भले ही ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती थी, आपको टैक्स नहीं देना होता था, फिर भी आपको थोड़ा डिटेल फॉर्म फिल करना होता था। इस साल से गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दे दिया, थोड़ा रिलीफ दे दिया। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपके पास ये वाला कैपिटल गेन है, ध्यान से सुनना है, केवल ये वाला कैपिटल गेन है और वो 1,25,000 रुपए तक का है, तो आप सिंपल फॉर्म ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स तो पे नहीं करना, केवल रिपोर्टिंग ही तो करनी है इस इनकम की, तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर आपके पास अदर सोर्सेज की इनकम है, जो कि नॉर्मल छोटी मोटी इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गई, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम हो गई, ठीक है, नॉर्मल सी अगर अदर सोर्सेज की इनकम है आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी इनकम है स्पेसिफाइड जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, तो उस केस में आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है, कितनी, 5,000 रुपए तक की है, तो भी आप फाइल कर सकते हैं। और इन सारी इनकम का टोटल अगर 50 लाख रुपए तक है, सारी इनकम का टोटल 50 लाख रुपए तक है, तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि 50 लाख से ज्यादा की इनकम हो गई, या जो एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा की हो गई, ओके, या फिर जो अदर इनकम है वो 30% वाली हो गई, ऑनलाइन गेमिंग वाली, हॉर्स रेसेस वाली, ये 30% वाली हो गई, या फिर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है किसी भी तरीके का, या ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेकिन 1,25,000 से ज्यादा का है, या फिर आपके पास 2-3 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आपको होती है, एक से नहीं होती, 2-3 से होती है, या फिर आप NRI हो, HUF हो, तो उस वाले केस में क्या होगा, आप इस फॉर्म से आउट हो जाओगे। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म से आउट हो गए, ITR 1 से आउट हो गए, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ और कंडीशन भी बता रखी है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, क्या है, थोड़े ज्यादा हाथ पैर मारते हैं अपने, किसी कंपनी के डायरेक्टर बन गए आप, ओके, आपने क्या किया, किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर दिया, ठीक है, साल में एक दिन भी अगर आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं, सेल की बात भी नहीं है, होल्ड भी करते हैं, तो भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर आप क्या करते हैं, इंडिया के बाहर कोई असेट को होल्ड करते हैं, या फिर आपने बाहर किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर लिए, किसी पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हैं, आपने इंडिया के बाहर कोई फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है आपका, या फिर बैंक में साइनिंग अथॉरिटी है, तो इस तरीके की अगर आपकी कोई इनकम है, या फिर आपने क्या किया है, एक लिमिट से ज्यादा बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया है, और आपका सेक्शन 194N में TDS डिडक्ट हो गया। ये कब डिडक्ट होता है, जब आप एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से, तो 194N में आपका TDS डिडक्ट हो गया है, तो गवर्नमेंट कहती है आप थोड़े क्या हो जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो जाओगे, इस केस में आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे, और 1 नहीं फाइल कर पाओगे तो कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर, ऑटोमेटिकली ITR 2। क्लियर, इन एलिजिबल हो गए वो पर्सन कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, ITR 2 फॉर्म फाइल करेंगे। क्लियर, ये हो गया। दूसरी बात क्या है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी PGBP की मतलब बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए।
उस केस में आप ITR 2 फाइल नहीं कर पाएंगे। बिजनेस और प्रोफेशन है, आपको ITR 1 और 2 तो देखना ही नहीं है। कौन सा फॉर्म देखना है, ITR 3 या ITR 4। दूसरी बात गाइस, आपको ये क्या पता है कि जैसे अगर आप पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में और आपको वहां से कुछ अमाउंट मिल रहा है, जैसे सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, कुछ भी अमाउंट आपको वहां से मिल रहा है, तो क्या उस केस में आप ITR 1 या ITR 2 फाइल कर सकते हैं? देन आंसर इज नो। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में और वहां से उसको कोई भी अमाउंट मिल रहा है, वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो अगर वो बिजनेस इनकम है तो ITR 1 और 2 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्लियर हो गई ये चीज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, मतलब जो पर्सन कौन है, बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है। ठीक है, मतलब कौन सा हो गया उनके लिए फॉर्म, ITR 3 या ITR 4। सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा है, ITR 4, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुगम। ये सिंपल फॉर्म होता है। तो किस पर एप्लीकेबल होगा, जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है या फ्रीलैंसिंग से इनकम को अर्न करते हैं। लेकिन ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि ITR 4 फॉर्म उन्हीं पर्सन पर एप्लीकेबल होता है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं उन्हीं के ऊपर ITR 4 फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो ITR 4 फॉर्म किस पर एप्लीकेबल होगा, बिजनेसमैन हो और बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो, और वही बिजनेसमैन या प्रोफेशनल जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आप क्या है गाइस कि जैसे आप सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी से इनकम मिल रही है, तो जब आपको सैलरी मिलती है ना, तो वो पूरी की पूरी इनकम हो जाती है आपकी। ठीक है, और उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, आपको जो सेल होती है या फिर हम उसको बोल सकते हैं जो टर्नओवर होता है या आपकी जो ग्रॉस रिसीट होती है, तो ये इनकम नहीं मानी जाती। आपको क्या करना होता है, इसमें से जो अपने खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो माइनस करने होते हैं। ठीक है, इसमें से आपको अपने एक्सपेंडिचर माइनस करने होते हैं। उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट आता है ये मानी जाती है आपकी इनकम, ये होती है आपकी इनकम, और इस पे आपको पे करना होता है टैक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो जो छोटे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ना ही उनके लिए इतना पॉसिबल है कि वो इतनी सारी कंप्लायंसेस को कर पाए। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि जो छोटे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल सेल कर रहे हैं, ठीक है, या बिजनेसमैन के केस या फिर प्रोफेशनल के केस में आपकी जो ग्रॉस रिसीट है, ओके, आप उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हम क्या मान लेंगे कि वो आपकी इनकम है। जैसे कि बिजनेसमैन के केस में जो सेल होती है, ठीक है, उसका अगर कैश सेल है तो 8%, और जो ऑनलाइन सेल होती है बैंकिंग चैनल के थ्रू जो सेल होती है उसका 6%, ये हम क्या मान लेंगे, ये आपकी इनकम है। और जो प्रोफेशनल है तो उनकी जो ग्रॉस रिसीट होती है उसका फ्लैट 50% क्या मान लेंगे, इनकम है। अब आप इस पे हमको टैक्स पे कर दो, अब आप इस पे हमको टैक्स पे कर दो। तो आपको इतनी डिटेल्स नहीं रखनी, खर्चे वगैरह की डिटेल्स नहीं रखनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, टैक्स ऑडिट आपको नहीं करानी, आप आराम से बिजनेस करो और इतना परसेंट हम आपको आपकी इनकम को प्रिज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये आपकी इनकम है और आप हमें इस पर टैक्स को पे कर दो। तो सिंप्लीफाइड हो गई ना चीजें। तो ऐसे लोगों के लिए सिंपल फॉर्म हो गया कौन सा, ITR 4 फॉर्म। ठीक है, तो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो लोग प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं। सेक्शन 44 AD होता है बिजनेसमैन के लिए, सेक्शन 44 AD होता है प्रोफेशनल के लिए, जो मैंने बताया 50% इनकम मान ली जाती है। फॉर ए किसके लिए होता है, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, गुड्स कैरियज के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए होता है। क्लियर, कौन किस पर एप्लीकेबल होता है, रेसिडेंट होना चाहिए पर्सन, नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअल भी फाइल कर सकते हैं, HUF भी, और पार्टनरशिप फर्म को भी ये फैसिलिटी दी गई है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, HUF हो या पार्टनरशिप फर्म हो। LLP नहीं होगी, LLP
के पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हो। बिजनेस और प्रोफेशन तो है ही, प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप इनकम को डिक्लेयर कर रहे हो। इसके अलावा आपकी सैलरी पेंशन की इनकम भी हो सकती है। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेकिन सेक्शन 112A वाला है और वो भी केवल 1,25,000 रुपए तक है। ओके आपके पास अदर इनकम है लेकिन सिंपल वाली, जो स्पेशल रेट पर 30% वाली होती है वो नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए तक की और इन सारी इनकम का टोटल कितना है 50 लाख रुपए तक का है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने ध्यान से समझा होगा ITR 1 तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, सारी जो कंडीशंस हैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। डिफरेंस एक तो यहाँ पे आ गया कि इंडिविजुअल के अलावा इन्होंने HOF और पार्टनरशिप फर्म को भी यहाँ पर रखा है। दूसरा बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है और प्रिजम्पटिव बेसिस से अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं, ये डिफरेंस है। बाकी सारी चीजें सेम है। इसके अलावा जो अदर कंडीशंस थी कि आप डायरेक्टर नहीं होने चाहिए किसी पार्टनरशिप फर्म में, सॉरी आप डायरेक्टर नहीं होने चाहिए किसी कंपनी में, आपने अनलिस्टेड शेयर्स को होल्ड ना कर रखा हो, बाहर इंडिया के बाहर किसी फॉरेन में असेट को होल्ड ना करते हो, किसी कंपनी में किसी कंपनी के शेयर्स परचेज ना कर रखे हो, आपने फर्म में पार्टनर ना हो, 194(n) में TDS ना डिडक्ट किया हो, बैंक अकाउंट होल्ड ना किया हो बाहर। ठीक है, ये सारी जो चीजें जो हमने ITR 1 में कंडीशंस पढ़ी थी सारी की सारी कंडीशंस एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो ये पर्सन जो सिंपल पर्सन है, सिंपल इनकम है, सिंपली प्रिजम्पटिव बेसिस पे परसेंटेज दिखा के अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं, वो ही पर्सन ITR 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब जो पर्सन ITR 4 फॉर्म से आउट हो जाते हैं, जैसे कि सिंपल सी चीज है, या तो आप डायरेक्टर हो या बाहर इनकम है आपकी, बाहर असेट होल्ड कर रखी है, या फिर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है आपकी टोटल इनकम, आप आउट हो गए 4 से। अब 4 से आउट हो गए, कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा ITR 3। तो ITR 3 जो होता है वो जो फॉर्म होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई भी पर्सन हो, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो या ना करते हो, चाहे टैक्स ऑडिट कराना हो या ना कराना हो, किसी भी सोर्स से इनकम आती हो, आप ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। सबके लिए है ITR 3 और सबसे ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म है ITR 3। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं वो लिखी हुई हैं। PPT चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, ये सारे ITR फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए। जो ITR 5, 6 और 7 थे वो भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे। ITR 5 किसके लिए, इंडिविजुअल, HOF और कंपनीज को छोड़ के बाकी के पर्सन जो हैं, पार्टनरशिप फर्म हुई, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके लिए होता है। ITR 6 फॉर्म जो होता है वो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, किसी भी टाइप की कंपनी हो ITR 6 फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और ITR 7 फॉर्म होता है वो उन्हीं के लिए होता है जिनकी इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि ट्रस्ट हो गई, NGO हो गई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ITR फॉर्म्स। बहुत सिंपल वे में और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से कोशिश की है कि आपको वीडियो देखते देखते सारी चीजें लर्न हो जाए। तो वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।